Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। दोस्तों, हर एक वीक की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर हाजिर हैं वीकली करंट अफेयर्स का सेक्शन। आई होप कि आपको ये सेक्शन काफ़ी पसंद आता होगा, और यदि पसंद आता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और यदि नहीं, अभी लाइक मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बताई गई है या नहीं। ओके। एक रिक्वेस्ट उन लोगों से भी जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के वीक में हम लोग 17 से 23 जनवरी के मध्य घटित हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये मेरा वादा है। बस आप लोग रजाई से हाथ निकाल कर, रजाई से अपना दिमाग लगाकर सुनिए। ओके। और ज़्यादा कुछ आपको करना है नहीं, वैसे भी आज संडे है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई। ये प्रश्न उन दोनों के लिए है, उन दोनों क्या सभी भाइयों बहनों के लिए जो हिंदी में समझ पाते हैं या इंग्लिश में समझ पाते हैं। उनके लिए इंग्लिश भी लिखा गया है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ओके। तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? इंडोनेशिया में की गई है इसकी खोज। आपको याद होगा पिछले वर्ष मतलब 2020 या फिर 2019, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में कि सबसे बड़ी नमक की गुफा की खोज कहाँ की गई है, तो वो इजराइल में खोज की गई थी। ओके। और लेकिन इसकी खोज, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? इंडोनेशिया में की गई। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। जो एम्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है साल भर, उसको अगले साल उसकी बढ़िया कार्यान्वयन के लिए कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसी कड़ी में एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एम्स दिल्ली मार के चला है। क्यों? क्योंकि एम्स दिल्ली ज़्यादा पॉपुलर है अभी, ऐसा नहीं, एम्स भुवनेश्वर याद रखिएगा। ठीक है, वैसे भी ओडिशा हमेशा चर्चा में ही बना रहता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, फुल फॉर्म द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, ने 18 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। 16वां स्थापना दिवस मनाया, इसका मतलब क्या? किसकी खोज कब हुई थी? 2006 में। और अभी आपको हाल फिलहाल में न्यूज़ भी आया होगा कि उत्तर प्रदेश में एक शहर है, मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा, आप इंटेलिजेंट हो, आपको याद होगा। उस शहर में हाल फिलहाल में NDRF की ओर से एक महिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी, मतलब महिला बल की तैनाती की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं मनीष कुमार, जो कि एम्स दिल्ली में इनको मिला है इंजेक्शन। ओके। और इसके जस्ट बाद ही आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को ये वैक्सीन मिला था। ठीक है, तो सबसे पहला कोविड वैक्सीन इंडिया में किसको मिला है? मनीष कुमार को। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मनीष कुमार उसमें स्वच्छ कार्य करता है। ठीक है, स्वच्छता कार्य करता है, मतलब झाड़ू बहाड़ू वाला काम करते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि वन स्कूल वन IAS स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? वन स्कूल वन IAS मतलब एक स्कूल से एक IAS बनना चाहिए, तो ये राज्य सरकार केरल द्वारा शुरू किया गया है, मतलब यह केरल राज्य के द्वारा यह परियोजना शुरू किया गया है। ठीक है, केरल के अभी राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ही यह परियोजना की शुरुआत की है। और बाकी बिहार और उत्तर प्रदेश को ऐसे किसी परियोजना की जरूरत नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश वाले ऐसे ही IAS बनते रहते हैं। कि आपको पता होगा, जैसा कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है, अब ये रियलिटी नहीं है, आप लोग रियलिटी में मत मान बैठिएगा। बिहार यूपी के लड़के या लड़कियां ऐसे भी दिल टूटने पर UPSC क्लियर करते रहती है। ठीक है, तो ये सब बस देखने में अच्छा है, सुनने में अच्छा है, रियलिटी में जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे कुछ क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है केरला के बारे में। श्वेता मैम आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझा रही होगी। हम उसमें डीप नहीं जाएंगे, हम अगले प्रश्न को देखेंगे क्योंकि हमें रिवाइज करना होता है पूरे वीक का। प्रश्न है कि हाल ही सक्षम 1 महीने के जन जागरूकता अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? मतलब सक्षम नाम का एक अभियान शुरू किया गया है जो कि 1 महीने तक चलेगा। यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। ओके, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। और इसके अभी पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछ दिया जाता है डायरेक्टली, आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो ये बने हैं T नटराजन। ठीक है, आपको क्या करना है? T नटराजन का फुल फॉर्म बताना है, मतलब इनका पूरा नाम क्या है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में अभी गई थी इंडिया, वनडे खेली, T20 खेली, फिर टेस्ट खेली। तो वनडे, T20, टेस्ट तीनों में पदार्पण कर लिए कौन? T नटराजन।
और मात्र एक ही टूर पर 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और यदि आप लोग सोशल मीडिया पर भी जुड़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जब टी नटराजन पहुंचे अपने गांव, जहां उनका गांव है, तो उनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ओके, आप लोग चेक कर सकते हो, वीडियो अवेलेबल है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है। तो ये खिताब सौरभ चौधरी ने अपने नाम किया है। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? क्योंकि शूटिंग की बात हो रही है तो शूटिंग से संबंधित होगा। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और शूटिंग और तीरंदाजी देकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? शूटिंग से है, ओके, न कि तीरंदाजी से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो गुजरात ने अभी हाल फिलहाल में पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए, जो जनवरी का महीना होता है, इसमें संक्रांति पर्व मनाया जाता है बहुत जगह पर, तो उसमें बहुत सारे राज्यों में पतंगोत्सव किया जाता है, मतलब पतंग उड़ाया जाता है। तो उसमें आपको दिखता होगा, न्यूज आता होगा कि बहुत सारे पक्षी पतंग से उनका मतलब देहांत हो जाता है, देहांत का उनका मृत्यु वो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रस्सी इतनी धारदार होती है कि उससे उनका मतलब शरीर छत बिछत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए राज्य ने, इस गुजरात राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है करुणा अभियान, ठीक है। तो आई होप कि आपको ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस पारामिलिट्री फोर्स को 21 DRDO विकसित बाइक एम्बुलेंस प्रदान की गई है? सबसे पहले प्रश्न ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यह बाइक एम्बुलेंस है और इसको विकसित किसने किया है? DRDO ने, ठीक है। और ऐसे 21 बाइक एम्बुलेंस प्रदान किए गए हैं, किसको? CRPF को। और उस बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या रखा गया है? रक्षिता, ठीक है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यह नाम काफ़ी पॉपुलर है। जिस तरह से आप लोग अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम याद रखे हैं, जिस तरह से आप लोग और बहुत सारी हेलीकॉप्टर, चिनूक वगैरह का नाम याद रखें, उसी तरह से आपको रक्षिता का भी नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो ज़्यादा नक्सल हिंसा वाले एरिया में और उग्रवाद प्रभावित एरिया में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक पर कस्टमाइज करके बनाया गया है, ओके। अगला प्रश्न है किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है? देखिए, ये प्रश्न आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा सुलावेसी द्वीप किस देश से संबंधित है। तो आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है कि सुलावेसी द्वीप का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से है, ओके। और इंडोनेशिया का एक और न्यूज हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ओके। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ विच ट्रस्ट? तो हाल फिलहाल में इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है, ओके। कुछ बातें हम बताते हैं आपको कि सोमनाथ मंदिर के बारे में, कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। भारत के यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ओके। ज्योतिर्लिंग तो आप लोग समझते होंगे, जब भगवान शिव सती के वियोग में मतलब डांस कर रहे थे उग्र होकर, उसके बाद उनका शरीर को छत बिछत किया जाता है भगवान के द्वारा, किन्हीं के द्वारा, मुझे कंफर्म रूप से कहानी याद नहीं है, तो वो 12 जगहों पर गिरती है और वही 12 ज्योतिर्लिंगों का उदय होता है, ओके। चलिए, यह जो मंदिर है चालुक्य शैली में बनाया गया है और यह भगवान शिव को समर्पित है। और महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। आपको एक बात और कमेंट करके बतानी है कि महमूद गजनवी का वह हमला नंबर कौन सा था, मतलब 10वां था, 12वां था, 15वां था, 17वां था, कौन सा हमला था जिसमें वो सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, ओके। ये बात आपको कमेंट करके रिप्लाई करना है, ठीक है, जवाब में देना है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? ओपन स्काई संधि है, ठीक है। इससे पहले अमेरिका बाहर हुआ था, अब उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए नेपाल भी बाहर हो गया है, ठीक है। ये बात तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक और बात ध्यान रखना है कि अभी अमेरिका में 20 जनवरी को हाल फिलहाल में शपथ ग्रहण किए हैं जो बाइडेन, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। और उन्होंने शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि पेरिस का जो जलवायु समझौता था उसमें से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जबरदस्ती बाहर हो गए थे वो फिर से वापसी कर ली है, ओके। मतलब पेरिस के जलवायु समझौता से बाहर हो गया था अमेरिका, अब वापस से फिर आ गया है, ठीक है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि ये होगा ही, ओके, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो देश का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम अर्थात श्रम आंदोलन संग्रहालय का लॉन्चिंग केरल के अल्पुझा में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ? केरल के अल्पुझा में। अल्पुझा केरल का एक जगह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कलरव राज्य का हाल ही में राज्य का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ मनाया गया है, या फिर सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कलरव नाम का एक पक्षी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? बिहार में। ओके, तो बिहार के मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है? उन्होंने 16 जनवरी को बिहार के पहले राज्य पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। ओके, यह पटना से 200 किलोमीटर पूर्व जमुई जिले में हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट और आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि जमुई जिले के नागी पक्षी अभ्यारण्य में, कहाँ? जमुई जिले के नागी पक्षी अभ्यारण्य में। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किनके जन्म दिवस पर मनाने का निर्णय किया जा रहा है? तो कल हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया। ठीक है, और नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट कर चुके हैं पहले ही कि 23 जनवरी को भाई हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पराक्रम दिवस हो सकता है कि आपको एसएससी में 2 नंबर दिलवा दे, रेलवे में 1 नंबर दिलवा दे, और अलग अलग परीक्षाओं में अपने अनुसार से नंबर दिलवा दे। तो इसलिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। किनके जन्म दिवस के अवसर पर? सुभाष चंद्र बोस। ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, और इस बार नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 125वीं जयंती। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? मतलब गणतंत्र दिवस परेड में कौन पहली महिला फाइटर बनेगी जो कि भाग लेगी? ठीक है, जो परेड में सब उत्सव दिखाता है, जितने भी विमान है, सुखोई वगैरह, वो सब का उड़ान किया जाता है, लोग देखते हैं बैठकर राजपथ पर। तो भावना कांत। ठीक है, भावना कांत या भावना कंठ भी बोला जाता है इनको, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये बिहार की है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है बिहार के एग्जामों में पूछ दिया जाए कि ये कहाँ की है। ओके, तो भावना कांत या भावना कंठ कहाँ की है? बिहार की है, और ये पहली महिला फाइटर बनेगी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली। ओके, और यह किसको उड़ाएगी? तो ये सुखोई 30 को उड़ाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत ने किस देश को 2 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट करने की योजना बनाई है? तो भारत बांग्लादेश को 2 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट करने की योजना बनाई है, मतलब उनको 2 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट दिया जाएगा। भारत लगभग अपने पड़ोसी देश से अपना संबंध मजबूत कर रहा है, एक्सेप्ट चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर उनसे अभी मजबूत करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो लोग मजबूत करना ही नहीं चाहते। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सिनेमा से रिलेटेड पुस्तक वही लिखेगा जो सिनेमा के फील्ड में हो, सिनेमा का क्षेत्र में हो। तो विधु विनोद चोपड़ा। कौन? विधु विनोद चोपड़ा ने एक पुस्तक लिखा है हाल फिलहाल में जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। और हाँ, अनुपम खेर साहब का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार उसको रिवाइज करके जाइएगा जब आपका एग्जाम होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अपने मातृभूमि के बाहर रहने वाले लोगों की सूची में सबसे अधिक देश किस देश की है? तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा अपने मातृभूमि से बाहर रहते हैं, मतलब प्रवासी के रूप में रहते हैं। और एक प्रश्न अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था क्या कि सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में रहते हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस प्रश्न का सही जवाब था यूएई। ओके, और यदि आपको देखना है कि बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद पहले आप इसको पूरी तरह से देखिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आप लोग ये भी जान लीजिए कि लगभग 18 मिलियन लोग भारत के प्रवासी दुनिया में हैं, मतलब भारत के प्रवासी लोग 18 मिलियन है। 18 मिलियन मतलब 2 करोड़ के लगभग। ठीक है, और सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस राज्य ने प्रमुख राज्यों में भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, पिछला वर्ष भी कर्नाटक टॉप पर था, इस बार भी कर्नाटक टॉप पर है। बाकी महाराष्ट्र मैं इधर दे चुका हूँ रैंकिंग, आप लोग देखिए। कर्नाटक फर्स्ट पर है, महाराष्ट्र सेकेंड पर है, तमिलनाडु थर्ड पर है, और पिछले वर्ष की बात ही फिर से बिहार लास्ट पर है। ओके, तो बिहार की रैंकिंग कुछ खास नहीं है। फर्स्ट पर कर्नाटक पिछले साल भी था, इस बार भी है। ओके, और हाँ कुछ और बातें हैं कि हिमाचल प्रदेश टॉप किया है किसमें? हिली स्टेट में। ओके, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में हिमाचल प्रदेश टॉप किया है।
और बाकी यूनियन टेरिटरीज या सिटी में कौन टॉप किया है? दिल्ली। ओके, तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मेन रूप से आपको कर्नाटक और दिल्ली के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और किसके द्वारा जारी होता है? नीति आयोग के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी नीति आयोग के बारे में बहुत बार आपको डिटेल से बताया गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि एक गंभीर सड़क दुर्घटना में जो आयुष मंत्री थे श्रीपद नाइक, वो अस्पताल में भर्ती हैं और जो जब ठीक हो जाएंगे तो फिर से वो रिज्यूम करेंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अवलोकन मतलब देखा देखी किया जाएगा, मतलब सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का बढ़िया तरीके से निष्पादन हो रही है कि नहीं, उस पर निरीक्षण किया जाएगा और यह कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित गोरेबाड़ा इंटरनेशनल जू का नामकरण किस नेता के नाम पर रखा गया है? तो गोरेबाड़ा इंटरनेशनल जू का नामकरण बाला साहब ठाकरे पर रखा गया है। अब इसको बाला साहब ठाकरे गोरेबाड़ा इंटरनेशनल जू बोलेंगे। ओके, तो इतनी सारी बातें थी। हाँ, इसको अब क्या बोलेंगे? बाला साहब ठाकरे गोरेबाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, इसका नया नाम हो गया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? मतलब नेताजी के सम्मान में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में किस ट्रेन का नाम बदलकर रखा गया है उनके नाम पर? तो कालका मेल का नाम बदलकर अभी हाल फिलहाल में नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि हाल फिलहाल में उनकी 125वीं जयंती मनाई गई। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए शुरू की जाने वाली सुरक्षित डिजिटल लेनदेन का नाम क्या है? तो हाल फिलहाल में एयरटेल ने ग्राहकों को बचाने के लिए कि वो लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो, इसके लिए सेफ पे नाम का एक इंटरफेस जारी किया है। ओके, किसने? एयरटेल ने। तो सेफ पे किसके द्वारा जारी किया गया है? एयरटेल पे द्वारा। चलिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न को करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ। क्या वो बातें हैं कि देखिए, कुछ इधर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाए गए हैं, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के, जैसे कांग्रेस के सेशंस हो गए, बहुत सारा युद्ध हो गया, ठीक है। तो ये सब वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग नकार नहीं सकते इस बात से। अभी हाल फिलहाल में चल रहा है एनटीपीसी का एग्जाम, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे दोस्त मेरे बताते रहते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया। जैसा कि कल का मुझे एक न्यूज़ है कि पूछा गया था कि वो कांग्रेस का कौन सा सेशन था पहला जो गांव में हुआ था। तो मैंने आपको डिटेल से कराया था उस प्रश्न को कि फैजपुर में हुआ था, ठीक है। उस सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन सारे वीडियोज़ को आप लोग एक बार जाकर देख लो प्लीज़। आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, कम से कम 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, देख लीजिए। इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं अब कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? भारत को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स है ये किस लिए दिया जाता है? तो देश उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर, ठीक है। तो इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान मैंने बताया आपको। चलिए, सबसे टॉप पर अमेरिका है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार मिला है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को हाल फिलहाल में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये 850 मेगावाट। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी कार्य होते हैं, नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं या नॉर्थ के जो यूटी अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर लद्दाख बने हैं, इससे रिलेटेड भी टॉप 25 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए कब का लाया गया था, आप लोग देखे चाहे ना, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं आपको ध्यान रखने, क्योंकि ये सारे राज्य, ये सारे यूटीज हाईलाइटेड हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में 850 मेगावाट की रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है सरकार के द्वारा। ओके, और किस नदी पर? तो चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न है कि IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में IPL में रिटेंशन का काम हुआ, मतलब बहुत सारे लोग रिटेन किए गए, बहुत सारे लोग रिलीज किए गए। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखना है, रसित मलिंगा फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास ले लिए, मतलब वो इस तरह की लीग भी नहीं खेलेंगे, ठीक है। शेन वाटसन भी संन्यास ले चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसी कड़ी में IPL टीम राजस्थान रॉयल्स की पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को रिलीज कर दिया गया है और उनके जगह पर संजू सैमसन को कप्तान बनाया गया है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि LIC के MD के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सिद्धार्थ मोहंती को। किसे? सिद्धार्थ मोहंती को। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों की करने की घोषणा की है। मतलब इंक्रीज करने की घोषणा की है 100 से 150 में। किसने? तो यह काम उत्तराखंड सरकार ने की है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। आपको कुछ बताया जाएगा मनरेगा के बारे में। इसे मनरेगा बोलते हैं शॉर्ट में। इसे कब पारित किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा 2005 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका है वो कम से कम जो बेरोजगार है उन्हें 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है? 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कवच सैन्याभ्यास का आयोजन अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में किया जाएगा। इसमें कौन सी सेना भाग लेती है? तो कवच सैन्याभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में किया जाएगा। इसमें बस भारतीय सेना ही भाग लेती है। कौन कौन? थल सेना, जल सेना, वायुसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड। ओके, मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को टीका मैत्री पहल के तहत 1 मिलियन खुराकें भेजी है? तो हाल फिलहाल में भारत ने नेपाल को टीका मैत्री के तहत 1 मिलियन खुराकें भेजी है, बांग्लादेश को 2 मिलियन। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा किसको किसको कितना दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाल सुलभ, बच्चों के लिए। ठीक है, यह जो है अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न तो हो चुका है, वैसे मैं एक बार पढ़ देता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई जाएगी? अब ये मनाई जाएगी नहीं, मनाई गई। कब? 23 जनवरी को। कौन सी? 125वीं। इस अवसर पर बहुत सारे कार्य हुए, पराक्रम दिवस, फिर कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस। तो ये बहुत सारे कार्य हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, जय हिंद। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तब तक हम अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये शायद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल रिस्क इंपॉर्टेंट 2021 के 16वें संस्करण का विमोचन किस संगठन द्वारा किया गया है? प्रश्न का मतलब है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई थी। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी इस रिपोर्ट के बारे में बहुत सारी बातें इधर दी हुई है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं उसे बताना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक तो एक बनता है, लाइक कर दो आप लोग। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कम से कम कमेंट में उसका जवाब दे दो। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। ठीक है, दवाई के साथ साथ कड़ाई भी। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।